हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ एक्सपेक्टेड मैथ को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और खुद से पहले बनाने का प्रयास करें। चलिए, लिखा गया है आपका पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 126 वर्ष है, यानी प्रेजेंट में, ठीक ना। प्रेजेंट में कहेंगे फादर और सन का आयु का अगर हम योग करते हैं तो कितना हो जाता है, 126 बरस, ठीक। लेकिन 8 साल पहले उनकी रेशियो दिया हुआ है, ठीक ना। 8 साल पहले, ठीक ना, 8 साल पहले उनका जो रेशियो है 7:4 है। तो 7:4 है कितने साल बाद, तो 8 साल बाद। तो अब हमें इसका कंपैरिजन इससे तब करेंगे जब इस एज को भी हम 8 साल पहले लाएंगे। तो जानते हैं 8 साल पिता का, 8 साल पुत्र का, तो टोटल इसमें क्या हो जाएगा, 16 साल माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 110। तो हम कह सकते हैं 8 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था, 110। अब किताब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपका 7:4 है। तो दिया हुआ का तुलना दिया से कर दीजिए, 7×4=11। यहाँ 7 था, यहाँ 4 था, 11 कर दिए। पिता का उम्र निकालना है तो इसको 7 से कर दीजिए, 11 से 11 कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा, 70। यहाँ 70। अब इसको 4 से अगर गुना करेंगे तो किसका निकल जाएगा, पुत्र का। तो पुत्र का एज कितना हो गया, 40। लेकिन हमें किताब क्या कर रहा है कि आपको 7 वर्ष के पश्चात, यानी 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालने के लिए कहा है। और हम कहाँ निकालें, 8 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष बाद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले का आयु तो हमने निकाल लिया 70 और 40। तो हमें 8 साल पहले और 7 साल बाद टोटल कितना, 15 साल हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़िए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 85। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी 15 जुड़ जाएगा 55। अब इसको काटेंगे, 17×5 = 85 और 11×5 = 55। आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है 10 क्रमगत संख्याओं का संख्या क्या होगी, ठीक ना। 10 क्रमगत संख्या दी गई है, ठीक। इसके मध्य में दी गई दो संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 13.5 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसे समझिए कि अगर मध्य में दिया हुआ है 13, तो हम ऐसे समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके मध्य में बोला है तो 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दीजिए। औसत इन दोनों का दिया हुआ है, 5 और 6 का औसत क्या दिया हुआ है, 13:5। औसत हमेशा बीच का होता है, तो 13.5 है। तो इसमें क्या करिए, इसको क्या कर दीजिए 13 और इसको क्या कर दीजिए 14। अब जैसी करिएगा 14, तो इसके अब ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ठीक। और ये आपका हो जाएगा क्या, 15 16 17 और ये हो गया 18। कहा गया क्रमगत, क्रमगत मतलब लगातार होता है। और इन दोनों का हमारा क्या मिल गया था, दिया हुआ था औसत। औसत हमेशा मिड वाला होता है। तो हम कहते हैं 13.5 बीच में है, तो इसमें पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो ये 13, इसमें पॉइंट बढ़ा दीजिए 14। इस तरीके से आपको कर देना होगा। तो पूछा प्रथम 6 संख्याओं का योग क्या करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपको निकालना है। क्या पूछा है, योग पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 और 10 9 19, 19 के 9 हाथ में 1 1 2 3 4 5 और 1 6, क्या हो गया 69। आंसर न हो जाएंगे आपका डी। इतना सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा था, आप ये 1 2 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। अगर 10 क्रमगत संख्याओं का कहा गया है तो क्रमगत का मतलब 2 इधर से 4 इधर से निकाल दिए, 4 इधर से निकाल दिए, तो बीच के 2 अंकों का औसत दिया हुआ था आपका 13.5। और क्रमगत है तो एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 14। अब वहाँ से हम सीधे इधर सीरीज बैठा दिए और फिर इधर सीरीज बैठा दिए। पूछा गया प्रथम 6 का, तो 6 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, चलिए देखते हैं। कहा गया है पी किसी काम को 16 दिन में, पी एक मेज को 16 दिन में बनाता है। चलिए पी मेज को कितने दिन में बना रहा है, 16 दिन में बना रहा है।
क्यू उस 20 दिन में बना रहा है। क्यू कितने दिन में बना रहा है? 20 दिन में बना रहा है। अब कह रहा है कि एक मेज है जिसको पी 16 दिन में, क्यू 20 दिन में बना रहा है। तो जब ये टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो 15 और 20 का एलसीएम ऐसा लीजिए जो दोनों से कटता है, तो 16 पचे 80। अब कहा गया है कि क्यों आरंभ किया तथा उसे 5 दिन तक काम को किया है। तो पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 16 पचे 80, अब 20 चौका 80, ये इसका एफिशिएंसी है। अब कहा गया है क्यू के बारे में, यानी यहाँ आ जाए, क्यू के बारे में कहा गया है कि 5 दिन तक काम किया। तो एक दिन का काम कितना है? 4, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 20, ठीक ना। तो 20 काम तो ऑलरेडी हो गया। अब कहा गया है शेष कार्य कौन करता है? पी करता है। क्यू ने 5 दिन काम किया जिसमें 20 काम हो गया है, तो 80 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो काम कितना बच जाएगा? 60। और ये काम किसको करना है? पी को। पी एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो 60 काम कितना दिन में करेगा? तो इसको काट दीजिए, 12 पचे 60। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कहा गया है अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना है। तो मार्क प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस का दुगना है। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर 100 रखते हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। अब कहता है इस पे 36% का उसको लाभ कमाना है। तो इस पे 36% का लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है कितना? 36% का। तो हमें करना होगा उसको सेलिंग प्राइस बताइएगा 136 रुपया। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा है, ठीक ना, और उसको 36% का लाभ कमाना है, तो कितना में बेचेगा? 136 रुपया में। हालांकि मार्क प्राइस कह रहा है ईपी का दुगना है। तो हम कह सकते हैं, फिर पूछा गया कि डिस्काउंट कितना देना होगा, तो उस पर मूल्य छपा होगा 200, बेच रहा है आपका 136 रुपया में, तो कितना रुपया का उसको छूट दिया होगा? तो इसको घटा दीजिए, 64 रुपया हो जाएंगे, इधर हो गए। और उसके बाद आपका चेक कर दीजिए, आपका 64 हो गया यहाँ। उसके बाद प्राइस कितना है? 200, 200 कर दीजिए। क्योंकि छूट किस पे मिलता है? डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। आप लोग किताब खरीदने जाते होंगे तो जितना भी आपका किताब पर मूल्य छपा होता है उस पे डिस्काउंट दिए जाते हैं। इसको क्या कर दीजिए, इधर 100 कर दीजिए। अब इसको परसेंटेज निकालने से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 64, 32 बार में आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मार्क प्राइस सीपी से दुगना है, कर दीजिए दुगना। अब सीपी पे कह रहा है कि जो खरीदा है 100 रुपया में उसको 36% का लाभ आना चाहिए, तो एसपी कितना हो जाना चाहिए? 136। अब 136 रुपया उसको लाभ कमाना है, तो 200 रुपया उस पर जो भी किताब होगा उस पर छपा हुआ होगा 200 रुपया, या कोट यहाँ दिया, कोट पे छपा होगा कितना? 200। तो देख लीजिए, इसमें घटा दीजिए 200 में 136, तो आ गया 64। और आपको छूट हमेशा डिस्काउंट जो दिए जाते हैं मार्क प्राइस पे दिए जाते हैं, तो 64/200 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य के 64 को काट दीजिए तो 32 आ जाएगा। आपका कहा जाएगा छूट का मान क्या होगा? 32। अगला सवाल कहा गया है 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो कह सकते हैं 39 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक। और 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 42 वस्तुओं का, ठीक ना, सीपी क्या है? बराबर है। तो ऐसे सवाल में आप इसको उलट सकते हैं, इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। और समझने के लिए समझिए कि कोई वस्तु जो है 42 को खरीदा, ठीक, 42 को हम मान लो चॉकलेट खरीद के आए हैं, और उस चॉकलेट को जब हम बेचना शुरू किए तो हमने 39 चॉकलेट जैसे ही बेचे तो हमने कहा क्या कि हमको जितना पैसा 42 चॉकलेट को खरीदने में लगा था 39 बेचकर मुझे बराबर हो गया। अब जो बेचेंगे वो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। तो हम यहाँ से करेंगे लाभ कितना चॉकलेट होगा? 3 चॉकलेट। अब आपको ध्यान रखना है कि 3 चॉकलेट होने के बाद अब आपका कितने पे लाभ हो रहा है? क्योंकि 39 बेचे थे वो इसी पे ना लाभ होगा, बाकी तो ये वाला नहीं। तो आपको ऐसे भी इसको उलट कर सकते हैं, उलट कर ये क्या होता है ना, सीपी एसपी में बदल जाता है, एसपी सीपी में बदल जाता है। तो हम यहाँ करेंगे 39, ठीक ना, क्योंकि 3 चॉकलेट का लाभ होगा किस पे? जब हम 39 बेचे हैं उसी पे। तो गुने क्या करेंगे? 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 300 बटे 39।
अब इसको काटना है। तो देखते हैं ऑप्शन इस तरीके से, थोड़ा सा देख लीजिए ऑप्शन कैसे करोगे, ठीक ना। अब काटने में मुश्किल हो सकता है, तो देखो ये तो कभी आएगा नहीं, ठीक ना, ये ध्यान रखना है कि इसको तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया है आपका 11। इसको अगर 390 है तो हम इसको कितना बार लगा सकते हैं, तो 7 बार लगाइए। 9 सत्ते 63, 63 के 3 हाथ में 6, और 7 या 21, और 21 और 6 कितना हो जाएगा 28, यही लग सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप भागा देकर भी देख लीजिएगा, और 8 से लगाओगे तो 8 तिया 24 नमा 72 ज़्यादा आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 7.69। अगला सवाल है, कहा गया है कि रमन जो है 500 रुपया जमा करता है बैंक में, और यदि बैंक उसको वार्षिक दर 4% से 2 वर्ष में दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। तो पहले अगर हम आपको 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में SI, ठीक ना, और CI निकालना सिखाते हैं। तो SI सिंपल सा क्या करना है, गुना, 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा इतना परसेंट। लेकिन CI में क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, फिर आपको दशमलव बैठाना होगा, और उसके बाद 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका CI। तो CI को इस तरीके से निकालते हैं। पहला आपको क्या करना है, R स्क्वायर करना है, उसके बाद आपको 2R कर दीजिएगा, और बीच में दशमलव दे दीजिएगा, इस तरीके से। अब आपका सवाल कह रहा है 500 रुपया बैंक में जमा किया, मूलधन हमेशा आपको 100 मानना है, परसेंट में चल रहे हैं तो 100 100 होता है। अब इसमें हमको CI निकालना है, तो CI क्या है 8.16, तो चलिए 8.16 कर दीजिए। अगर इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो आपको क्या हो जाएगा 16 पचे 80 और 8 पचे 40, यानी 40 रुपया 80 पैसा। ये आपका क्या निकल गया CI। आपको मुझे बताना है कि CI और SI का अंतर कैसे निकालोगे। चलिए इसका एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, रेशियो मेथड से। अगर 2 वर्ष के लिए अभी कभी CI निकालने का है तो इसका रेशियो होता है 2:1। तो कहा गया है 500 रुपया है तो 500 लिखिए। अब 500 में 4% दिया था, पहला बार 400 का 4% निकालिए, परसेंट हटाएंगे 0 हो जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 20। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, ये मुजमानी हो सकता था, ठीक ना। अब देखो अगला क्या करना है कि 20 का भी आपको 4% निकालना है। तो पहला निकालेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा, अगला यहाँ जो लिखाएगा, यहाँ लिखने के लिए मुझे 20 का भी 4% निकालना है। तो 0 से काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, और नीचे हो गया 10, 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कह सकते हैं 0.8 यहाँ हो जाएगा। अब इधर को इधर सबसे गुना करना है, ठीक। तो 20 दूनी 40, और बीच वाले को ऐड करना है, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और इधर क्या हो गया 0.8। तो हम कह सकते हैं 40 रुपया 80 पैसा। ये दूसरा तरीका हो गया रेशियो मेथड से। अगला सवाल है फिर CI का है। अगला 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो 10% से दर से 3 वर्ष का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले हमें SI निकालते हैं, फिर CI निकालते हैं। तो चलिए SI निकालने के लिए मैंने कहा था सिंपल सा गुना करिएगा, तो 10 तिया 30 हो जाएंगे। और SI निकालने के लिए सबसे पहले Q होता है, फिर उसके बाद स्क्वायर गुने 3 होता है, और फिर 3R होता है। तो एक वीडियो में मैं अलग से, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं अलग से आपको ये निकालने का तरीका सिखा दूंगा। तो यहाँ हो जाए, इसका CI निकालिएगा, हो जाएगा 33.1, ये आपका CI होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब सवाल कहा गया है कितना है 10,000 है, तो 10,000 लिख दीजिए, बट नीचे आपको क्या कहें, नीचे हमेशा 100 मानिए, 100 से ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। निकालना क्या है आपको CI, तो यहाँ 33.1 है, तो यहाँ 1 हटाइएगा तो इससे एक 0 और कैंसिल हो जाएंगे दशमलव से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3310, 3310। तो आंसर क्या हो गया आपका D नंबर। तो अगर आपको CI SI निकालने के लिए नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा।
चलिए इसका एक और मेथड सीखते हैं। कहा गया है 3 वर्ष का जब निकालना होता है तो एक रेशियो मेथड से भी हम लोग बनाते हैं, 3:3:1 रेशियो, इस तरीके से आपको बनाना है। और पहला क्या कहा जाता है कि 10,000 पे आपका 10,000 पे 10% निकालना है। तो 10,000 पे परसेंट निकालने का एक क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, अगर 10,000 पे हम कहें कि बताइए 10,000 है, ठीक, इसका 10% निकालना है। तो 10% मतलब एक शून्य इधर से कैंसिल, एक शून्य इधर से कैंसिल, तो क्या निकल गया 1,000। चलिए यहाँ पर हो जाएंगे आपका 1,000। अगला हमें इस पे 10% निकालना है, इस पे 10% निकालना है। तो ध्यान रखना, एक शून्य यहाँ से कैंसिल, एक शून्य यहाँ से कैंसिल, ये शून्य और ये शून्य, यानी कितना आ गया 100। यहाँ आ गया आपका 100। तो अब यहाँ पर भी इसका 10% निकालना है। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। अब क्या करना है, अभी बताए थे सबको गुना कर दीजिए। तो 3 × 1,000 तो कितना हो जाएगा 3,000 प्लस प्लस उसके बाद 100 × 3 कितना हो जाएगा 300। और फिर क्या हो जाएंगे यहाँ, यहाँ हो जाएगा आपका 10। अब आपको क्या करना है, टोटल को ऐड करना है, टोटल को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको कर दीजिए, क्या हो जाएगा 33,310 रुपया। तो ये एक दूसरा मेथड था जिससे आप और आसान बना सकते हैं। तो आपको बताइए कौन सा मेथड अच्छा लगा, उस मेथड पे मैं और भी सारे सवाल को आपको करा दूंगा। अगला सवाल है, कहा गया है कि एक आयत है जिसका पेरीमीटर जो है आपका 200 मीटर। पेरीमीटर मतलब जो भी एरिया घेरता है ना उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो इसका आपको एल बी निकालना होता है। तो क्या करते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस तरीके से होता है। तो हम कहते हैं 2 × L + B बराबर 200, ठीक ना। जिसमें कहा गया चौड़ाई 40 है, तो चौड़ाई क्या हो गया 40। तो इससे ये कैंसिल, ये 40 इधर चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं एल बराबर क्या हो जाएगा 60। तो पूछा गया है क्षेत्रफल, तो एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है L × B। तो 60 × 40 करिएगा तो 6, चूँकि मीटर में है स्क्वायर बन जाएगा, 6×4 = 24, यानी 6×4 = 24। एक 2 जीरो है तो 2 जीरो इस पर बैठा दीजिए। तो हो गया आपका क्या 2400 मीटर। आंसर हो जाएंगे क्या आपका बी नंबर। अगला कहा गया है कि 4 क्रमगत संख्याओं का औसत 27 है। सम क्रम संख्याओं का बोल रहा है। तो सम संख्याओं का कहने का मतलब 27 तो सम नहीं है। अभी हमने कहा था कि जो औसत होता है हमेशा मिडिल वाला मान होता है। तो हम 4 संख्या अगर मान लेते हैं, यहाँ देखिए समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ। तो 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत, तो सम तो पहले ही 27 नहीं है, तो औसत क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो सम लाने के लिए एक बार इसको जोड़िए, एक बार इसको घटाइए। तो 27 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26। ये क्या हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 30, और ये क्या हो जाएगा 24। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाते हैं 30। तो आंसर ये होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी औसत का बात किया जाए तो औसत होता है मीड वाला, ठीक ना। तो 4 लाइन मैंने पढ़ा, बीच में लिख दिया 27। तो 27 तो यहाँ पर एक इधर जोड़ेंगे तब वो संख्या आएगा, एक इधर जोड़ेंगे तब आएंगे। यहाँ आ गया 26, 28, 30। आंसर पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएंगे 30। अगला सवाल जो है, कहा गया है कि एक थैली है, उस थैली में 1 रुपये का और आपका 1 रुपये का, 50 पैसे का और 10 पैसे का, ठीक ना, सिक्का है। तो इसका रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4:8। इन रेशियो में दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक ना, इसका वैल्यू लगाइए। तो अगर 1 रुपया का 3 सिक्का है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएंगे 3 रुपया। अगर 50 पैसे के 4 सिक्का है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे 2 रुपया। और 10 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 पैसा। जबकि किताब कह रहा है कि इसका कुल धन क्या है 116 रुपया। तो 116 रुपया, ठीक ना, 116 रुपया का अब इनसे करेंगे वैल्यू, 3×2=5, तो 5 रुपया 80 पैसा। इस सब को हम जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू आ रहा है 5 रुपया 80 पैसा। क्वेश्चन कर रहा है 116 रुपया, तो 5 रुपया हो गया 80 पैसा।
अब आपको निकालने क्या कहा गया, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितना है, 8। तो इसको जो निकालना है उसको गुना करेंगे। मेरा पहले ही बताने का तरीका मैंने यही बताया, जो दिया है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो इसको हटाइएगा, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर और 100 बैठ जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल हो जाएंगे। 58 से 16 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो 8 दूनी 16, एक शून्य ये बच गया। तो क्या कितना हो गया, 160। इसका वैल्यू कितना आ गया, 160। ये आपका डी नंबर आंसर रहा। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।